कहानी महाराष्ट्र की है। ये बात 2025 की है। बिड में एक जगह है चौसाला। चौसाला के पास एक रोड है किटाकापरा। इसी रोड के करीब 32 फीट अंदर जंगल आता है। इसी जंगल के अंदर गड्ढे नुमा जगह पर 15 मई 2025 को किसी अनजान आदमी का जला हुआ शव मिला। उम्र करीब 30 से 40 साल के बीच लग रही थी। शव बुरी तरह से जला हुआ था। उसके शरीर पर सिर्फ कत्थई रंग की फुलबाहों वाली शर्ट और अंडरवियर थी। पैंट नहीं थी। देखने से साफ लग रहा था कि किसी ने पहले उसे मार डाला और फिर जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, जिले के वरिष्ठ अधिकारी हरकत में आ गए। पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता, अपर पुलिस अधीक्षक पीयूष जगताप और उप विभागीय अधिकारी दिनेश बैसाने ने तुरंत घटनास्थल पर टीम भेज दी। स्थानीय अपराध शाखा और लोहारा पुलिस स्टेशन की टीमें मिलकर मामले की जांच में जुट गईं। पुलिस निरीक्षक यशोधर मुनेश्वर और सहायक निरीक्षक संतोष मनवर के नेतृत्व में छानबीन शुरू हुई। घटनास्थल पर कोई खास सबूत नहीं मिला। न मोबाइल फोन था, न पहचान पत्र, न ही कोई चश्मदीद गवाह। सिर्फ शर्ट की एक जली हुई आस्तीन और उस पर लगे कुछ बटन, बस यही एकमात्र सुराग थे। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सभी जिलों यवतमाल, वाशिम, वर्धा और अमरावती में दर्ज मिसिंग रिपोर्ट चेक करना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस को एक अंदरूनी सूचना मिली कि शंतनु अरविंद देशमुख नाम का एक युवक 13 मई से लापता है, जो सनराइज स्कूल में शिक्षक के पद पर काम करता था। पुलिस ने तुरंत उसके जानने वालों से पूछताछ शुरू की। वहीं शंतनु के एक सहयोगी सुजित भांदक्कर ने जब उस जली हुई शर्ट के टुकड़े की तस्वीर देखी, तो उसने तुरंत पहचान लिया कि यह शर्ट शंतनु की ही है। जब पुलिस को यह जानकारी मिली कि लाश शायद शंतनु की हो सकती है, तो सबसे पहले उन्होंने उसके घर जाकर सीधे जानकारी लेने का फैसला किया। वो सुयोग नगर स्थित उसके घर पहुंचे और वहां उसकी पत्नी निधि से बातचीत की। निधि ने बताया कि शंतनु 13 तारीख को घर से बाहर गया था और तब से वापस नहीं आया। उसने यह भी कहा कि शंतनु अपने दोस्तों के संपर्क में है और इस बीच कभी कभार मोबाइल पर बात भी हो रही थी। पुलिस को उस वक्त कुछ खास शक नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ सामान्य लग रहा था। निधि की बातें भी सुनने में ठीक ठाक लग रही थीं। लेकिन असली चीज तब सामने आई जब पुलिस ने शंतनु के दोस्तों से बातचीत शुरू की। जब दोस्तों ने बताया कि शंतनु अभी भी व्हाट्सएप पर एक्टिव है और बातें कर रहा है, तो उन्होंने पुरानी चैट्स से उसका अंदाज मिलाना शुरू किया। तभी उन्हें समझ में आया कि जो अब बातें हो रही हैं, वो शंतनु की स्टाइल से बिल्कुल मेल नहीं खा रही। शब्दों का इस्तेमाल, बात करने का तरीका, जवाब देने की स्पीड, सब कुछ अलग था। दोस्तों ने ये बात साफ साफ पुलिस को बताई। तब जाकर पुलिस को शक होने लगा कि कहीं ये चैटिंग शंतनु खुद तो नहीं कर रहा, बल्कि कोई और कर रहा है। यही बात पुलिस के लिए एक बड़ा संकेत बन गई। उन्हें शक हुआ कि कहीं ये चैटिंग शंतनु खुद तो नहीं, कोई और कर रहा है। पुलिस ने तुरंत शंतनु के मोबाइल की लोकेशन ट्रैकिंग और सर्विलांस शुरू कर दी। मोबाइल की आखिरी लोकेशन शंतनु के घर की ही मिली। ये जानकारी मिलते ही पुलिस का ध्यान फिर से निधि पर गया। अब उन्होंने निधि की पहले की बातचीत और बयानों को ध्यान से दोबारा खंगालना शुरू किया। जो बातें पहले सामान्य लग रही थीं, उनमें अब गड़बड़ियां दिखने लगीं। जब पुलिस ने निधि से गहराई से पूछताछ की और उसे भरोसे में लिया, तब उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। यवतमाल शहर के सुयोग नगर इलाके में 32 साल का शंतनु अरविंद देशमुख नामक एक युवक अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। शंतनु पेशे से एक शिक्षक था और वह शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल सनराज इंग्लिश मीडियम स्कूल में कार्यरत था। वही 23 साल की पत्नी निधि शंतनु देशमुख उस स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थी। शांतनु, जो कि एक शिक्षक नेता अरविंद देशमुख का बेटा था, पहले राउत नगर इलाके में रहता था। वहीं उसकी पत्नी निधि तिवारी का घर शिंदे नगर में था। दोनों की मुलाकात तब हुई जब वे एक ही स्कूल में काम करने लगे। साथ में काम करते करते उनकी जान पहचान बढ़ी। फिर ये जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदली और आखिरकार प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे और जब उन्हें लगा कि उनका रिश्ता अब मजबूत हो गया है, तो उन्होंने समाज की परवाह किए बिना प्रेम विवाह करने का फैसला लिया। करीब 1 साल पहले ही दोनों ने शादी की थी। शादी के बाद यह कपल सुयोग नगर में रहने लगा। दोनों ही पढ़े लिखे शिक्षक थे और बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम ठीक ठाक और खुशहाल लग रहा था। शादी के शुरू के कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। शांतनु के व्यवहार में फर्क आने लगा। उसने कुछ ऐसी आदतें अपना ली जो उसके और निधि के रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही थीं। वो बात बात पर नाराज होने लगा, झुंझलाहट में बोलने लगा और माहौल बिगड़ने लगा। निधि ने सब कुछ सहन करने की कोशिश की। उसे लगा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा।
तनाव और बढ़ता गया। अब वो आए दिन शराब पीकर घर लौटता और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता। बात गाली गलौज से शुरू होती और मारपीट तक पहुंच जाती। सबसे ज्यादा धक्का तब लगा जब निधि को पता चला कि शांतनु ने उसके कुछ प्राइवेट पल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए थे, जिन पलों को उसने सिर्फ पति पत्नी के बीच की बात समझकर नॉर्मल तरीके से जिया था। उन्हीं बातों को लेकर अब उस पर दबाव बना रहा था। शांतनु ने साफ साफ कहा था कि अगर निधि ने उसकी बात नहीं मानी या उसे पैसे नहीं दिए तो वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगा। निधि बाहर से तो एक मजबूत और जिम्मेदार प्रिंसिपल थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे निकला जाए। रोज का तनाव, डर और अपमान उसे खा रहा था। उसे लगने लगा कि अगर इससे छुटकारा चाहिए तो कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। धीरे धीरे उसके मन में एक प्लान बनने लगा। वो सीधे कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए उसने इंटरनेट से कुछ जानकारी इकट्ठा की कि कैसे बिना शोर शराबे के कोई रास्ता निकाला जा सकता है। उसने गूगल पर सर्च किया कि ऐसी चीज कौन सी हो सकती है जिसे अगर किसी ड्रिंक में मिलाया जाए तो सामने वाले की तबीयत बिगड़ जाए और किसी को शक भी ना हो। और फिर एक दिन उसने एक खास तरह का जूस तैयार किया जिसमें उसने वो चीज मिलाई। उसने पूरे प्लान को बड़ी बारीकी से सोचा, कब देना है, कैसे देना है और कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा। फिर उसने धीरे धीरे उस प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया। 13 मई की बात है। उस दिन शांतनु और निधि दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे। सब कुछ आम दिनों जैसा ही चल रहा था। दिन भर में किसी को कोई शक नहीं हुआ कि कुछ अजीब होने वाला है। शाम को घर लौटने के बाद निधि ने घर का माहौल बिल्कुल सामान्य रखा। उसने हर काम जैसे हमेशा करती थी वैसे ही किया। रात में उसने शांतनु के लिए बनाना शेक बनाया। शांतनु ने बिना किसी शक के वो शेक पी लिया। कुछ देर तक सब ठीक था, लेकिन फिर उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसे बेचैनी महसूस होने लगी। शरीर में थकावट जैसी हालत हो गई। वो उठकर कुछ कर पाता, उससे पहले ही हालत और ज्यादा खराब हो गई। निधि ने उसे आराम करने के लिए कहा और वो सीधे जाकर बेडरूम में लेट गया। कुछ ही समय में उसके शरीर ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। अब असली मुश्किल शुरू हुई। शांतनु की मौत हो चुकी थी, लेकिन अगर किसी को उसका शव ऐसे ही मिलता तो जांच में सच्चाई सामने आ सकती थी। निधि नहीं चाहती थी कि किसी को इस बारे में कुछ भी पता चले। उसे अब सबूत मिटाने थे। वो चाहती थी कि ऐसा कोई निशान न बचे जिससे सच्चाई बाहर आ सके। इसी वजह से उसने पहले से ही दूसरा प्लान भी तैयार कर रखा था। इस पूरी योजना को अंजाम देने के लिए निधि ने अपने कोचिंग क्लास के 3 नाबालिग छात्रों को भी इसमें शामिल कर लिया था। 13 मई की रात से लेकर 14 मई की सुबह तक सब कुछ रात के अंधेरे में किया गया। उनमें से 2 छात्र एक स्कूटी लेकर आए। उसी स्कूटी पर शांतनु का शरीर रखा गया और फिर उसे चौसाला के पास जंगल में ले जाकर फेंक दिया गया। यह सब इतनी चुपचाप किया गया कि आसपास किसी को भनक तक नहीं लगी। काम पूरा होते ही वो दोनों लड़के वहां से लौट आए, लेकिन अगले ही दिन निधि के मन में एक डर बैठ गया। कहीं किसी को शरीर मिल गया और पहचान हो गई तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। उसे लगा कि पहचान मिटाना और सबूत पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। इसलिए उसने एक और प्लान बनाया। 14 मई की रात को उन्हीं छात्रों से उसने कहा कि वो दोबारा घटनास्थल पर जाएं और शरीर को जलाकर खत्म कर दें ताकि कोई निशान न बचे। छात्रों ने वाघापुर के एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा और स्कूटी लेकर फिर से उसी जगह पहुंचे जहां शांतनु का शरीर था। मध्य रात्रि के समय उन्होंने शरीर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो वहां से चुपचाप निकल गए। काम अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। पीछे कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा गया था जिससे किसी को कुछ शक हो सके, ऐसा उन्हें लगा। जांच पूरी होने के बाद 19 मई को निधि शंतनु देशमुख को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बयान और फोरेंसिक सबूतों से साफ हो गया कि हत्या उसी ने की थी। पुलिस ने 20 मई को ही उसे हिरासत में लिया था और फिर लोहारा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। साथ ही जिन 3 नाबालिग छात्रों ने मदद की थी उन्हें भी 20 मई को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि निधि ने कुछ समय पहले मिशन एमपीएससी 2030 नाम का एक ऑनलाइन स्टडी ग्रुप शुरू किया था। वो बच्चों को रात 3 बजे तक कॉल करके पढ़ाई कराती थी और उन्हें असाइनमेंट देती थी। इससे छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा जीत लिया था। उसने खुद को पीएमओ ऑफिस में पीआरओ बताकर भी झूठी पहचान बनाई थी। उसी भरोसे का फायदा उठाकर निधि ने 3 छात्रों को अपने प्लान में शामिल किया और पति की हत्या के बाद उनसे सबूत मिटवाने में मदद ली। खुद की जिंदगी तो उसने बर्बाद की ही, लेकिन साथ ही 3 मासूम बच्चों का बचपन भी अंधेरे में धकेल दिया। एक गलत फैसले ने 4 जिंदगियों को ऐसी राह पर ला खड़ा किया जहां से लौटना अब मुमकिन नहीं।